नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास सेशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का जैसे 72वीं आने वाला है, बीपीएससी का टीआरई आने वाला है, और अगर आप देखेंगे तो जैसे एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला, तो कोई भी एग्ज़ाम काहे कि जो एग्ज़ाम की अगर बात करें तो आपका देखेंगे जीएस का जो सिलेबस होता है, वो जीएस का सिलेबस सारे एग्जाम्स में कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन जीएस का क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। और जीएस में देखेंगे सबसे ज़्यादा आपका हिस्ट्री का, जो हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चंस आपका ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। लेकिन हिस्ट्री का पार्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो ऐसा टॉपिक है जो कि सारे एग्जाम्स में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आपको रहते हैं। जैसे बीपीएससी टीआरई में भी देखिएगा तो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बताया गया। किसके बारे में? इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उससे सवाल पूछा है। तो उससे सवाल में आपको ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो आप सब समझ गए होंगे। 1857 का विद्रोह, 1857 का जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ 1857, उस टॉपिक के बारे में हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे किस किस जगह से मतलब सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, वो सारा चीज़ देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक को समझने का जो हमारा यहाँ मेथड है, जो प्रोसेस होगा, उस पर बात करेंगे। तो टॉपिक को समझा कैसे जाता है, कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक है तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी जैसे रिवोल्ट है, कोई भी विद्रोह है, तो हमारा विद्रोह क्या होता है। जब भी किसी तरह का विद्रोह होता है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट होता है, तो उसमें होता है उसके पीछे का वजह क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, कारण। जो विद्रोह को समझने का सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पर, कारण। कारण को क्या बोलते हैं यहाँ पर, काउजेस। क्या बोला जाता है यहाँ पर, काउजेज आपका। तो ये क्या है, विद्रोह का हमारा कारण है। दूसरा क्या है कि विद्रोह आपको प्रारंभ कहाँ हुआ था, विद्रोह आपका प्रारंभ कहाँ हुआ था, किस तरह से प्रारंभ हुआ था, किसने सबसे पहले इसे शुरू किया था। तो ओरिजिन इसका पूरा हम वो क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तीसरा नंबर हमारा यहाँ पर है कि जो इस विद्रोह को आगे बढ़ाए थे, जो नेतृत्व किए थे, नेतृत्व में क्या होता है, जिसने लीडरशिप की भूमिका निभाई थी, जो इसमें लीडर हुए थे। क्योंकि आज के समय में देखेंगे जैसे आंदोलन हो रहा है, देश में भी बहुत सारा आंदोलन होता है। आप जानते हैं अभी कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर पूरा ये आंदोलन छिड़ गया था, जिसमें बेरोजगार युवा जो भी थे वो सारे इसके मेंबर बन चुके थे। तो उसको कुछ मतलब ये क्या है, पॉलिटिकल न्यूज़ बन गया। उसी तरह से देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई को लेकर बहुत सारा आंदोलन चला जा रहा है। तो आंदोलन जो चलाया जाता है उसके पीछे ऐसा नहीं होता है कि आप घर से उठे सीधा आंदोलन कर दिए, वो नहीं होता। आप क्या करते हैं आंदोलन में कि जो कोई नेता होता है, वो नेता क्या करता है, नेतृत्व करता होता है। मतलब क्या करता है, वो एक आंदोलन को सही दिशा देता है, एक सही मार्ग देता है। तो सही जब दिशा दीजिएगा तभी आप क्या कीजिएगा, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचिएगा। जब सही दिशा पकड़िएगा, सही मार्ग आपका होगा, तभी आप क्या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचिएगा। तो सरकार के पास जो मांग भी रखना होता है वो नेता लोग रखते हैं, मतलब जो नेतृत्व करता है वो अपना मांग क्या करते हैं, सरकार के पास रखते हैं। और वो मांग किसका होता है, वो हम लोगों का मांग होता है। तो इसी को नेतृत्व करता है। इसी तरह से विद्रोह होता है, उसके भी कोई नेता होते हैं, तो वो नेतृत्व करता हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, नेतृत्व करता, नेतृत्व करता। इसको हम क्या बोलते हैं, लीडरशिप। जो लीडर थे यहाँ पर, कौन थे इसमें, जो लीडरशिप इसको प्रोवाइड किए थे, जो ये विद्रोह हुआ था। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लीडरशिप तो आपको चलिए नेतृत्व करता हो गए। फिर इसी में क्या था, सप्रेसर थे। सप्रेसर में क्या होता है, दमन करता, दमन करता। इसको क्या बोला था, सप्रेसर। ध्यान रखेंगे इसको, सप्रेसर बोला जाता है। सप्रेसर में क्या हो गया, दमन किया गया है, उसको विद्रोह को कंट्रोल किया गया, दबाया गया। जैसे आज के समय में बहुत आंदोलन होता है, उसको दबाया जाता है, चाहे आप पुलिस की मदद से दबा रहे हैं, किसी मतलब प्रशासनिक की मदद से दबा रहे हैं, प्रशासन की मदद से दबा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से दबा रहे हैं। तो उसी समय क्या होता था, जब ब्रिटिश के समय, अंग्रेज के समय में, जब अंग्रेज का पूरा भारत पर आक्रमण हो रहा था या अंग्रेज पूरा भारत पर कब्जा कर लिया था, तो उस समय बहुत सारे मतलब ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नर थे, कहीं के वो सेनाध्यक्ष थे, तो वो सब क्या करते थे, आपको जो भी रिवोल्ट होता था उसको सप्रेस करते थे। उसी को बोला जाता दमन करता। तो ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि इसमें आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कौन से लीडर कहां से लड़े थे, किसने मतलब कि उसको सप्रेस किया था, किसने दमन किया था। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्या हो गया यहाँ पर, तो नेतृत्व करता हमने पढ़ लिया। और क्या था इसमें, बहुत सारे अगर देखेंगे तो विभिन्न मतलब विभिन्न जो है यहाँ पर इतिहासकारों का या विभिन्न विद्वानों का यहाँ पर क्या था, पक्ष था, अपना विद्वानों का पक्ष था, या उसको बोल सकते हैं व्यू पॉइंट था, उनका अपना पक्ष था, या वो क्या था, एक तर्क, अपना उनका एक तर्क था, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर व्यू पॉइंट था।
तो ये भी पूछा जाता है क्योंकि वे बड़े विद्वान थे, उस समय के इतिहासकार थे। इसमें आपको अंग्रेज भी मिल जाएंगे, इसमें आपको भारतीय जो इतिहासकार हो गए या भारतीय विद्वान हो गए, जो स्कॉलर्स हो गए, उनका भी नाम आपको यहाँ पर लिखना याद रखना पड़ेगा क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारा किताब लिखा गया। क्योंकि हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है, जो स्रोत होता है, जो सोर्सेज होता है वो क्या होता है, या तो आपको किताब से प्राप्त हो रहा है या कोई पुरातात्विक स्थल या पुरातात्विक जो स्रोत होता है वहां से प्राप्त हो रहा है। तो ये सब क्या हमें किताब से प्राप्त होता है। तो ये चीज आपको विभिन्न विद्वानों का पक्ष है, तर्क संगत यहाँ पर बात आपको कही गई है। पांचवा क्या होता है, कोई भी विद्रोह होता है उसका एक डिक्लाइनिंग फेज होता है, एक पतन का कारण होता है। तो यहाँ पर क्या है, पतन के कारण, पतन के कारण। तो पतन के कारण क्या होगा, कॉज ऑफ डिक्लाइन, कॉजेज ऑफ क्या होगा, डिक्लाइन। तो डिक्लाइन क्यों हुआ, तो ये सब एक टॉपिक, सब टॉपिक, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा उस टॉपिक का सब टॉपिक क्या होता है, हमको इसको पढ़ेंगे कैसे। तो याद करने का भी अच्छा एक तरीका होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को तो उसमें समझ के आपको ये रखना है कि हमको क्वेश्चन पूछा कैसे, अपने आप से आप क्वेश्चन पूछिएगा, हाँ इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे क्या पूछा सकता है, या तो कारण पूछा जा सकता है, ज्यादा आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें कोई नेता के बारे में पूछा जाएगा, किसने नेतृत्व किया था, कौन लीडर थे, किस जगह से कौन लीडर थे। जैसे आपने सुना होगा लक्ष्मीबाई के बारे में, झांसी की रानी के बारे में, तो वो कहाँ से लड़ी थी, वो झांसी से लड़ी थी। कौन सप्रेस किया था वो पूछा जा सकता है। जैसे आपने बिहार में सुना होगा, बिहार का कोई भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर है, बीपीएससी टीआरई देखिएगा तो जीएस का मुझे लगता है क्वेश्चन कॉमन रहता है, वो सब जानता है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में पूछा जाता है, आयोग द्वारा पूछा जाता है। जैसे कि वीर कुंवर सिंह वो कहाँ से लड़े थे, तो आप सभी जानते हैं आरा जगदीशपुर से वो लड़े थे। तो ये सब क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर क्या बन सकता है उसमें कि बहुत सारे विद्वान, जो लेखक के द्वारा कौन कौन सा किताब लिखा गया है, किताब तो लिखा गया, उस किताब में अगर आप देखेंगे तो किताब में क्या लिखा गया है, उस लेखक का नाम क्या है, क्या उसके बारे में सही बोला गया, गलत बोला गया। तो ये सब सारा चीज एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा दिया जाए तो यहां तक पूछा जा सकता है। अगला क्या पूछा सकता है, पतन का कारण, जो काउजेस ऑफ रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट गिरा क्यों, मतलब रिवोल्ट खत्म क्यों हुआ, कोई भी पतन क्यों हुआ, इस सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, मतलब कि सफल क्यों नहीं हो पाया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 5 सब टॉपिक में आपको ये जो पूरा बोल सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो समझ गए इतने बात को, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे क्या है यहाँ पर, काउजेस। तो अगर हम काउजेस की बात करें, सबसे पहले कारण की बात करें, प्रमुख कारण की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, प्रमुख कारण की बात करें। तो देखिए प्रमुख कारण की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आप समझिएगा कारण क्या होता है किसी भी चीज का। जैसे कि कोई विद्रोह हो रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है, कोई विद्रोह क्यों करता है, कोई आंदोलन क्यों करता है, क्योंकि आप क्या है सिस्टम से, आप क्या है जो मतलब बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या है खुश नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से आपको किसी तरह का दिक्कत है, तभी जाकर आप विद्रोह करते हैं। तो उस समय क्या था, ब्रिटिश राज, आप जानते हैं कि पूरा भारत में ब्रिटिश राज, ब्रिटिश सरकार था। तो ब्रिटिश सरकार का क्या था कि वो शोषण करती थी, एक्सप्लॉइट करती थी, किसको, ज्यादा से ज्यादा। उस समय कृषि प्रधान देश था, आज भी हमारा देश 50% लोग क्या है कृषि में जुड़े हुए हैं, खासकर बिहार में देखिएगा 50% से ज्यादा हैं तो कृषि से जुड़े हुए हैं। तो जब ये कृषि से जुड़े एग्रीकल्चर सोसाइटी था तो ब्रिटिश का सबसे जो मुख्य स्रोत था, मुख्य स्रोत मीन्स क्या हो गया, जो इनकम का मेन सोर्स था वो क्या था, फसल था। फसल से जो उपज होता था, जो मतलब खेती से उपज होता था, जो फसल उगता था, उससे ब्रिटिश क्या करती थी, वसूली करती। वसूली मीन्स किसके मतलब वसूली किस चीज पे किया जाता था, फसल पे किया जाता था। और वसूली किया जाता था बहुत ही मतलब शोषण करके किया जाता था, मतलब जबरदस्ती आपको क्या किया जा रहा है, आपसे टैक्स वसूला जा रहा है, आप जानते हैं इस चीज को। तो टैक्स वसूला जा रहा है, फिर जो टैक्स वसूला जा रहा है तो ऐसा नहीं कि मतलब कि किसान को बहुत ज्यादा अच्छा उपज हुआ, क्योंकि उस समय इतना मैकेनाइज्ड आपको एग्रीकल्चर नहीं था। जो आज के समय आप देखते हैं बहुत सारा प्रौद्योगिकी, जो पूरा बोल सकते हैं एक साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वैसा नहीं था। उतना अच्छा आप सीड नहीं था उस समय, उतना अच्छा आप बोल सकते हैं कि फसल का उपज नहीं था। तो लोग मतलब क्या थे, हैंड टू माउथ वाला उस समय का पूरा सिस्टम था कि मतलब कि आप जितना उपजा रहे हो उतना ही आप खा रहे हो। उस तरह का उस समय का कल्चर था पूरा, मतलब बोल सकते हैं कि फसल उगाने का या एग्रीकल्चर सोसाइटी का। तो उस समय ब्रिटिश क्या करती, अगर फसल खराब भी हो गया या फसल सूखा भी, किस तरह का सूखा पड़ गया, आपातकाल भी पड़ गया या बोल सकते हैं, तो उस समय भी ब्रिटिश बोल सकते हैं वसूली क्या करते। उसके क्या होता है, जब ब्रिटिश कर रही है, कर वसूल रही है, लेकिन उस समय अगर किसान नहीं दे पा रहे तो क्या होता है, जबरदस्ती उनसे वसूला जाता, नहीं तो उनका जमीन उनसे हड़प लिया जाता था। तो ये हड़प का जो नीति है या बोल सकते हैं जो जमीन उनसे जबरदस्ती ले जाया जाता, बहुत सारा जमींदारी व्यवस्था शुरू हो गया। तो ये सब मुख्य कारण बन जाता है किसका, आपको रिवोल्ट का, विद्रोह का, क्योंकि उससे नाखुश थे जितने भी यहाँ के लोग थे, किसान भाई थे, तो वो सब क्या थे, नाखुश थे, ब्रिटिश से खुश नहीं थे। और इसका बहुत सारा कारण है।
तो ये हमने बता दिया आपका आर्थिक सामाजिक कारण का एक रीजन था। फिर एक क्या था, सामाजिक कारण था। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं, तब ज्यादा आपको समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले क्या हो गया आपका, जैसे सामाजिक कारण हो गया, क्या हो गया, सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, सोशल काउज, सोशल काउज। फिर सामाजिक कारण के बाद क्या होता है, एक हमारा आर्थिक कारण होता है, आर्थिक। तो आर्थिक जो कारण था इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक काउज, इकोनॉमिक काउज। फिर उसी तरह से हमारा क्या होता है यहाँ पर, आर्थिक कारण, सोशल काउज, इकोनॉमिक काउज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मीन्स क्या होता है यहाँ पर, पॉलिटिकल काउज, पॉलिटिकल काउज। ये सब टॉपिक सब है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। फिर एक हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये एक तात्कालिक कारण था, तात्कालिक। देखिए अब शोषण तो हो रहा, तो शोषण ऐसा नहीं, ब्रिटिश आप जानते हैं 1605 से ये मतलब शुरू हो गया था पूरा इंडिया में। उसी के समय से टैक्स वैक्स ये सारा चीज लगभग मतलब कि आप बोल सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था हमारा, उसके बाद ब्रिटिश पूरा एक तरह से कब्जे में मतलब कि शुरू हो गया, उसका पूरा शोषण करता, जितना भी उसका उसका चेहरा दिख गया कि वो क्या करने आई है इंडिया, समझ रहे ना। तो वहां से अगर देखेंगे तो 100 साल लग गया लगभग कम से कम ये रिवोल्ट को मतलब विद्रोह करने में। तो ऐसा नहीं कि लोग विद्रोह नहीं सह रहे थे, वो सह रहे थे, लेकिन क्या होता है, कुछ चिंगारी होता है। जैसे क्या टीआरडी में, जैसे टीआरडी का आंदोलन हो रहा है, उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो क्या हो रहा है, हम लोग को पता है हाँ डेट आएगा, डेट आएगा, डेट आएगा, लेकिन क्या है कि इतना सरकार उस पर विलंब कर रही है, विलंब कर रही है कि गुस्सा क्या होता है, फूट जाता है। तो वही गुस्सा को फूटना है, गुब्बारा होता है, गुब्बारा का एक मतलब कि उसका साइज होता है, उस साइज के बाहर आप उसमें अगर हवा भरे तो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो वही था, एक तात्कालिक कारण था, एक चिंगारी का काम करता है। तो वो चिंगारी के कारण क्या होता है, पूरा विद्रोह एक बहुत बड़ा लेवल पर आपको पूरा फैल गया था। तो उसी को बोला था तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण का मीन्स क्या होता है, इमीडिएट काउज। तो ये सब जब इमीडिएट काउज हो गया, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया आपका, जितना भी हम अलग से लिखा है, ये क्या हो गया आपको, रियल काउज हो गया, जो मतलब कि क्या था, वास्तविक कारण था। एक हम इसमें और जोड़ सकते हैं, एक हमारा था सैन्य, सैन्य कारण। सैन्य कारण में क्या होगा, मिलिट्री काउज, मिलिट्री, मिलिट्री काउज, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये सब आपका प्रमुख कारण था, जो कि 1857 रिवोल्ट को बोल सकते हैं एक बड़े लेवल पर, एक बड़े स्तर पर इसको फैलाने के लिए बड़े लेवल पर ये आपको पूरा इफेक्ट में आया, प्रभाव में आया। तो इसका ये सब प्रमुख कारण थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। सबसे पहले टॉपिक को समझना है, याद करना तो बाद का फेज होता है। जब आप समझते हैं, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि इसको जब आप कहानी के रूप में इसके पीछे का कारण आप नहीं समझिएगा तो हिस्ट्री आप भूल जाइएगा। आप रटाफिकेशन के चक्कर में रहिएगा कि रट रहे हैं, रट रहे हैं, रट रहे हैं, तो उससे एग्जाम नहीं निकलता। आपको भले लगेगा कि मुझे याद हो गया, लेकिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना के बाद आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको कहानी आपको याद है तो क्या होता है कि आपने अगर रिवीजन भी शुरू किया तो रिवीजन करने में आपको बहुत मदद मिलेगा। जैसे आपने 1857 रिवोल्ट के बारे में अगर एग्जाम्पल है तो इसके बारे में चलिए आपको सारा चीज़ पता है, लेकिन आपको नाम नहीं याद है, लीडर का नाम आपने भूल गए, या किसी तरह से दमनकर्ता का नाम, आप सप्रेसर का नाम भूल गए, या बोल सकते हैं उस समय के कौन मतलब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय का कौन यहाँ का गवर्नर था, वो सब भी भूल गए। तो क्या होता है कि आप कॉपी जब देखते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको फिर से समझना पड़ता है कहानी को, नहीं, आपको सिर्फ क्या फोकस करना रहता है, मेन पॉइंट सब कि कौन कौन से लीडर थे, क्या थे। तो रिवीजन क्या हो गया आपका, जो चीज़ आपको पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है उस समय क्या होगा 5 से 10 मिनट में आपका वो चीज़ रिवाइज हो जाता है। तो ये तरीका होता है किसी भी जीएस सब्जेक्ट को पढ़ने का, क्योंकि जीएस सब्जेक्ट को जब पढ़ा जाता है तो उसको समझा जाता है पहले। वो ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, नहीं, इसको समझिएगा तभी जाकर। हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर अब क्या होता है कहानी के रूप में आप समझिए, तभी जाकर इसमें आप क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये चीज हो गया आपका। अब अगर हम देखेंगे सामाजिक कारण के बारे में यहाँ पर, तो इसी में थोड़ा सा हम छोटा छोटा करके पॉइंट आपको लिखा देते हैं, सामाजिक कारण इसमें क्या था। तो अगर सामाजिक कारण की बात करें तो सामाजिक कारण में आप जानते हैं कि ब्रिटिश के समय क्या हुआ था, बहुत सारा हस्तक्षेप शुरू हो गया था। धार्मिक क्षेत्र में क्या था, जो भारतीय का जो धर्म था उसमें क्षेत्र में क्या था, अंग्रेज का हस्तक्षेप। अंग्रेज का हस्तक्षेप मीन्स क्या होता है, इंटरवेंशन, अंग्रेज का हस्तक्षेप। अंग्रेज का क्या था यहाँ पर, हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप मीन्स क्या हो गया, आप इंटरवीन कर रहे हैं, मतलब किसी तरह से अपना टांग अड़ा रहे हैं, किसी तरह से आप नाक जबरदस्ती उसमें घुसा रहे हैं, ये चीज होता है ना, कि मतलब कि क्या कर रहे हैं कि आप देखिए भारत का एक अपना कल्चर है, एक अपना सोसाइटी है, एक अपना समाज है, उसके हिसाब उसका जो धर्म है वो धर्म को किसी अलग तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, अलग मानते हैं। तो धर्म में आप किसी बाहरी कोई आकर आपके संस्कृति को चाह रहा हम सुधार दे संस्कृति को, क्योंकि वो संस्कृति के बारे में तो जानता नहीं है, लेकिन वो सुधारेगा तो लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे।
तो उसी विद्रोह के कारण ये भी एक क्या था, कारण था विद्रोह का। फिर इसी में क्या था, यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, बहुत ही बड़े लेवल पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया जाता था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, थोड़ा सा कलम थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ज्यादा सही रहेगा। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। और क्या होता था, यहाँ पर धर्म रूपांतरण भी कराया जाता था, समझे। धर्म रूपांतरण या धर्म परिवर्तन की बात करें या धर्म रूपांतरण की बात करें, समझे। तो कन्वर्जन ऑफ क्या था, रिलीजन, ये सब इस पर बहुत फोकस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, कि मतलब आप क्या बोल सकते हैं, ईसाई धर्म को या क्रिश्चियन को आप फॉलो करते हैं, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, तो आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा, या बोल सकते हैं आपको बहुत सारा सुख सुविधा दे दिया जाएगा, आपको इतना ज्यादा जो कष्ट दिया जा रहा है वो कष्ट नहीं दिया, इतना शोषण आप पर नहीं किया जाएगा। तो ये सब मतलब लुभावना या बोल सकते हैं जबरदस्ती उनको कन्वर्जन कराया जाता था। तो ये सब हस्तक्षेप था। इसी में क्या था, कुछ कुछ आपको देखते हैं सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा को जैसे ब्रिटिश ने चाहा बंद किया, आप जानते हैं 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से यहाँ सती प्रथा को बंद किया गया। फिर सती प्रथा के बाद देखेंगे बाल विवाह को यहाँ पर खत्म किया गया था। तो ये सब एक अच्छा इनिशिएटिव था। जानते हैं कि ये सब क्या है, ये सब महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, तो ये तो अच्छा था इनिशिएटिव कि सती प्रथा को खत्म किया जा रहा, बाल विवाह को खत्म किया जा रहा। लेकिन यहाँ के जो जनता, जो मतलब भारतीय थे, वो चाहते थे कि नहीं, ब्रिटिश के द्वारा ये चीज नहीं हो, लोग खुद में समझे, मतलब कि जो सामाजिक आंदोलन हो रहा है या सामाजिक सुधारक आंदोलन होगा, तो लोग खुद इस चीज पर आगे आए, जो भारतीय लोग हैं, और वो अपने जो संस्कृति है, उस संस्कृति में किसी तरह का अगर इविल्स चल रहा है, किसी तरह का सोशल इविल्स है, उसको वो खुद आकर खत्म करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। ये नहीं कि ब्रिटिश जबरदस्ती आपको कह रही है इसको बंद करो बंद करो, लेकिन लोग शिक्षित नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो ये भी कारण था आपको। तो बाल विवाह हो गया, उसी तरह से आपको पुनर्विवाह हो गया यहाँ पर। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सब बहुत सारे कारण थे, सामाजिक आपको स्तर पर सामाजिक कारण थे। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पर। फिर जो हमारा तत्कालिक कारण था, तो तत्कालिक कारण की अगर बात करें तो तत्कालिक कारण क्या था, मतलब इमीडिएट काउज की बात करें, पहले तो आपको ये सब चीज बताना है, लेकिन तत्कालिक कारण भी समझ लीजिए। तो तत्कालिक कारण क्या था उस समय, जो मतलब बंदूक उस समय जो यूज किया जाता है, इनफील्ड राइफल जिसको बोला जाता है, तो उस समय जो गोली बनाया जाता है, जो गोली जो बनता है, जो बंदूक का जो गोली होता है, उसमें जो कारतूस, कारतूस क्या होता है, मतलब जैसे कारतूस हुआ, उसके ऊपर का जो चर्बी होता है, पहले क्या होता था, चर्बी को आपको मुंह से, दांत से आपको क्या करना, उसको काट के निकालना, फिर बंदूक में डालकर फिर बंदूक फायरिंग होता था। तो वो जो कारतूस था, समझे ना, तो कारतूस का जो प्रयोग किया गया था, कारतूसों में, यहां पर लिखिएगा इसको, पहले समझ लीजिए, कारतूसों में बोला जाता था गाय और सुअर की चर्बी का, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। तो जब लोगों को पता चला, सैनिकों, कि ये गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया था, इसमें जितने भी धार्मिक लोग थे, धर्म का इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर हनन हो गया, मतलब धर्म का क्या हो गया, इसमें बोल सकते हैं किसी तरह से धर्म भ्रष्ट हो गया, धर्म का भ्रष्ट होना यहाँ पर हो जाता है। यही हो गया कि मतलब कि किसी का धर्म है, जो गाय को हम लोग पूजते हैं, समझ रहे हैं ना, तो मुस्लिम धर्म में, हिंदू धर्म में, तो ये सब क्या होता है, आपको यहाँ पर धर्म का भ्रष्ट होना हो जाता है। मतलब क्या करे, आप धर्म को आहत कर रहे हैं किसी को, मतलब कि जो क्योंकि धर्म एक जुड़ा होता है किसी का अपना, बोल सकते हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा होता है। आप किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि सबका अपना अपना कल्चर होता है, अपना अपना सबका अनुयायी सब होते हैं, सबका अपना फॉलो करते हैं, तो इसको आप नहीं कर सकते। तो ये ब्रिटिश, ये जानबूझकर, लोगों को लगा कि ये जानबूझकर ब्रिटिश क्या करे, कारतूस में चर्बी का उपयोग कर रही है, जिससे क्या हो, धर्म का भ्रष्ट हो रहा है, धर्म का भ्रष्ट होना होता है। तो ये चीज़ आपको इमीडिएट का होता है। यही आपका क्या किया, चिंगारी का काम किया। यही जो इमीडिएट काउज था, ये आपका क्या किया, चिंगारी का काम किया। जो फ्लेम होता है, फ्लेम में जो चिंगारी होता है, चिंगारी का काम किया। तो यहीं से जो क्या हो गया, विद्रोह आपका बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ था। तो ये क्या है, तत्कालिक कारण। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सैन्य कारण, तो सैन्य कारण क्या था, यहाँ पर भेदभाव किया जाता था, समझे, जातिगत भेदभाव। अब क्या है कि कोई मतलब कि ब्राह्मण से फैमिली से आ रहे हैं, तो उनको एक अलग पोस्ट दिया जाता था, अलग एक मतलब बटालियन बना दिया जाता था। कोई मतलब कि अगर शूद्र से आ रहे हैं, या कोई बोल सकते हैं कि आपको वैश्य से आ रहे हैं, कोई मतलब क्षत्रिय से आ रहे हैं, तो ये अलग। और उसके अंदर भी जो जाति में है, जो उच्च जाति से, सो कॉल्ड बोला था, तथा क्या बोला था उसको,
तथाकथित उच्च जाति के, तथाकथित निम्न जाति के, तो उनको अलग अलग भेदभाव किया जाता था। और ये ब्रिटिश जानबूझ के करती थी, क्योंकि ब्रिटिश जानती थी ये करेंगे तो क्या होगा कि दबदबा बना रहेगा और लोगों के बीच में एक अंतर रहेगा। क्योंकि ब्रिटिश चाहती थी जब एकजुटता हो जाएगी, जब क्या होता है कि मतलब यूनिटी, अगर यूनिटी हो जाएगा, एकजुटता हो जाएगी, तो फिर हमारे लिए वो खतरनाक हो जाएगा। इसलिए ब्रिटिश का ये नियम था, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी। ब्रिटिश इसी पॉलिसी को लेकर पूरा भारत पर 2 साल 2.5 साल तक राज की। ये आप लोग समझ रहे हैं, पूरा जो रूल हुआ ब्रिटिश का किस पर, डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी पर चला था। तो ये चाहती थी कि किस तरीके से हम बांट दे, चाहे जाति के नाम पर बांट दे, चाहे हम धर्म के नाम पर बांट दे। तो ये सब क्या था, जातिगत भेदभाव। फिर क्या था, धर्म के नाम पर ही भेदभाव किया जाता था, समझे। तो धर्म के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता था। और क्या था कि जो मतलब मिलिट्री में जो सैनिक अधिकारी यहाँ पर, या बोल सकते सेना में जिसका भर्ती किया जाता था, तो उन लोगों में जो भारतीय थे, तो भारतीय जो सेना थे और जो अंग्रेजी सेना थे, मतलब जो अंग्रेज मतलब बोल सकते हैं इंग्लैंड से आके यहाँ पर सेना में भर्ती हुए, तो उनका अलग अलग क्या होता था, सैलरी होता था, अलग अलग ओहदा दिया जाता था। तो इन लोगों को कलर के रूप में रखा जाता था, या बोल सकते हैं सेना में लड़ने, जो आगे फ्रंट पर रहते उनको लड़ने के लिए रखा जाता था। अब बाकी उनका सैलरी भी कम होता था, भत्ता भी क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा इसको भत्ता भी कम दिया जाता था। तो ये सब मुख्य कारण थे सैनिक के। इसलिए सैनिक यहाँ पर आपको क्या किए इसमें, तो क्या था, अंग्रेजी सेनाओं से भेदभाव भी किया जाता था, समझे। अंग्रेजी सेनाओं से भेदभाव किया जाता था। तो दोनों सेना में, अंग्रेजी सेना में और यहाँ हिंदुस्तानी जो सेना थे, उन दोनों में भेदभाव किया जाता था। सैलरी कम दिया जाता था, अंग्रेजी सेना को सैलरी ज़्यादा दिया जाता। उनको मतलब कि पूरा जो बोल सकते हैं कि पर्क्स जो दिया जाता है, अलग अलग जो सेवाएं दी जाती थी वो ज़्यादा दिया जाता था, यहाँ पर इन लोगों को नहीं दिया जाता। तो ये सब क्या था, सैनिक कारण थे। फिर अगला हमारा आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण हम सबसे पहले हमने बताया था आपको, जो आर्थिक कारण की बात करें तो जो किसानों पर जो शोषण हो रहा था, तो शोषण 3 फॉर्म में हम देखेंगे, आगे उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, जमींदारी व्यवस्था। आप जानते हैं जमींदारी व्यवस्था था, जमींदारी व्यवस्था। फिर उसी में क्या था, एक महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। फिर एक हमारा क्या था यहाँ पर, जमींदारी, महलवाड़ी, और यहाँ पर अगर देखेंगे रैयतवाड़ी। तो ये सब व्यवस्था था। आप जानते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्र में, ये भारत के अलग अलग क्षेत्र में ये व्यवस्था आपको यहाँ पर क्या किया गया था दोस्तों, यहाँ पर लागू किया गया था। ये व्यवस्था क्या किया था, यहाँ पर लागू किया गया था भारत के अलग अलग क्षेत्र में। तो ये सब व्यवस्था यहाँ पर क्या किया था, आपको लागू किया गया था। इसी को बोलते हैं महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी। ये सब क्या था, किसानों पर लगाया गया कर, किसानों का शोषण, ये सब से शोषण किया था। जमींदारी व्यवस्था क्या, जमींदार को आपको जमीन दे दिया गया और जमींदार क्या करेगी, किसान से वसूली करेगी, कर वहाँ से किसान से वसूला जाएगा, फिर वो अंग्रेज को दिया जाएगा। उसी तरह से महलवाड़ी था, उसी तरह से रैयतवाड़ी था। ये सब व्यवस्था था जो मतलब आर्थिक कारण था। बहुत सारा उस समय बोल सकते, कभी आपातकाल भी बोल सकते, या किसी तरह का फल खराब हो गया, मतलब फसल खराब हो गया, तो ये सब के कारण भी क्या होता था कि किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। फिर उसी तरह से हम राजनीतिक, अगर हम कारण पर आए, हमारा जो राजनीतिक वहाँ पर जो कारण था इसका, तो राजनीतिक में कारण में देखेंगे हड़प नीति। हड़प नीति क्या बोला जाता है इसको, हड़प नीति। तो हड़प नीति जो लगाया गया था, आपको किसके द्वारा लगाया गया था, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हड़प नीति की, तो हड़प नीति लगाया गया था आपको किसके द्वारा, बताइए। तो हड़प नीति लगाया गया था आपको, अगर हम देखेंगे हड़प नीति के बारे में यहाँ पर, जिसको हम व्यपगत की संधि बोलते थे, किसके द्वारा था, डलहौजी के द्वारा। हड़प नीति किसके द्वारा लगाया गया था यहाँ पर, डलहौजी, डलहौजी था यहाँ पर, ये डलहौजी है, ध्यान रखेंगे इसको, डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लगाया गया था। इसको हम व्यपगत की संधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यपगत की संधि। तो हड़प नीति में क्या होता था और व्यपगत की संधि में क्या होता था, ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो हड़प नीति में आप जानते हैं कि इसमें क्या था कि राजा का अगर अपना संतान नहीं, बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, तो नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी होगा, अगला उत्तराधिकारी होगा, वो किसी को गोद लिया हुआ बच्चा को नहीं बना सकता है। क्योंकि क्या होता है, पहले बहुत सारे राजाओं को अगर बच्चा नहीं हो रहा है या किसी तरह का अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर अगला उत्तराधिकारी घोषित करती थी, लेकिन वो ब्रिटिश ने नियम बना दिया, नहीं कर सकती है। तो इसलिए आपको देखेंगे झांसी की रानी हो गए, तो ये सब क्या थी, आपको यहाँ पर विद्रोह में शामिल हुई। तो ये हड़प की नीति था जो जलौड़ी के। अगला इसमें कुछ और नीति था, इसे वेलेजली का सहायक संधि, एक सहायक संधि था वेलेजली का, किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये सब चीज भी याद रखना होता है दोस्तों, वेलेजली के द्वारा, ये सब पूछा जाता है। तो वेलेजली के द्वारा सहायक संधि शुरू किया। इसमें क्या था कि सहायक संधि में कि अगर जैसे आपका राज दरबार में जैसे किसी राजा का दरबार है, उसमें ब्रिटिश क्या करती थी, अपना एक
मतलब कि एक अधिकारी को वहां पर नियुक्त कर देती थी। वो अधिकारी राजपाट पर ये सब पूरा ध्यान देता था। और अपना जो सेना थी, अगर मतलब कोई राजा सेना रखा तो ब्रिटिश अपना सेना भी देती थी। और सेना का जो सैलरी होता था वो किसके द्वारा, वहां के राजा के द्वारा पेड किया जाता था, उसको दिया जाता था, भुगतान पूरा वेतन दिया जाता था। और ये भी राजा पर नियम लगाया गया था, शर्त लगाया गया था कि वो बाहरी किसी भी राजा से दोस्ती नहीं कर सकता, किसी राजा से दुश्मनी नहीं कर सकता। मतलब किसी तरह का अगर कोई विद्रोह भी है, किसी तरह का बोल सकते कोई युद्ध भी होगा तो पहले परमिशन किसका, ब्रिटिश का लेना होगा। तो ब्रिटिश क्या करने लगी, धीरे धीरे राजाओं पर, धीरे धीरे जितना भी साम्राज्य था उस पर कब्जा करने लगी। तो ये सब था, उसी पर नियंत्रण ब्रिटिश का पूरी तरीके से हो गया। तो ये सब क्या था आपका, बहुत सारा कारण था। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अगर आप सोचना चाहें तो जो भी कारण आप सोच सकते हैं जिससे क्या हो रहा, शोषण हो रहा है, जिसे कंट्रोल किया जा रहा है, वो सारे कारण इसमें आ सकते हैं। लेकिन ये सब प्रमुख कारण था, बताया क्या जा रहा, प्रमुख कारण के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ये था आपका कारण के बारे में, यहां पर ध्यान रखना। चलिए, यहां तक आपने समझ लिया इस चीज को। अगला अगर यहां पर देखेंगे हम, कारण हमारा हो गया। आप देखेंगे जो क्रांति का जो प्रारंभ हुआ, हमारा जो क्रांति का प्रारंभ हुआ, क्रांति का जो प्रारंभ हुआ यहां पर, तो सबसे पहले अगर देखेंगे जो क्रांति का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, किसी को यहां पर पता है क्रांति के बारे में? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा जो क्रांति का हमारा प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? मंगल पांडे। किसने किया था? मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने शुरू किया था। किसने किया था, पूछा जाता है एग्जाम में। मंगल पांडे, जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे, ये सेना थे, नेटिव इन्फेंट्री। 34 नेटिव इन्फेंट्री कहां पर था ये? बैराकपुर। इसको क्या बोला जाता है? बैराकपुर बोला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना आपको, जो कि बंगाल में है। तो वहां के मतलब कि बटालियन था बैरकपुर में, या बैराकपुर बुलाता है इसको, बैरकपुर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, बैराकपुर या बैरकपुर बोल सकते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ के ये क्या थे? नेटिव इन्फेंट्री में एक सेना थे, मंगल पांडे। तो सबसे पहले विद्रोह यहाँ पर मंगल पांडे ने किया था। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कब किया था? 29 मार्च, ये डेट याद रखना, 29 मार्च 1857 को। इसने जो नारा दिया था, क्या दिया था नारा? हल्ला बोल। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जो हल्ला बोल, इसने क्या दिया था? नारा दिया था। किसने दिया था? हल्ला बोल। हल्ला बोल इसने क्या दिया था? यहाँ पर नारा दिया था। किसने? मंगल पांडे ने। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर यहाँ पर देखें, फांसी इनको कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था इनको, 8 अप्रैल 1857। ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर, 8 अप्रैल 1857 को फांसी इनको दिया गया। तो सबसे पहले सेना थे जिन्होंने यहाँ पर विद्रोह को शुरू किया था। तो पूछा जाता, क्योंकि ये प्रारंभ में सबसे पहले ओरिजिन हुआ था, विद्रोह शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, इसमें अगला देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर मंगल पांडे ने किया क्या था? लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की हत्या की थी। यही पूछा जाता है एग्जाम में। लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की हत्या। क्योंकि पता चल गया था इन लोगों को कि यहाँ पर मिलावट किया जा रहा है। लेकिन अभी भी इतिहासकार बहुत सारे बोल रहे हैं कि ये क्या था, जो ब्रिटिश इतिहासकार है, जो अंग्रेज है, बोलते नहीं ये अफवाह था, ऐसा ब्रिटिश नहीं की थी। लेकिन नहीं, इंडियन जो हिस्टोरियन ने बोलते नहीं ये हुआ था। इसलिए वो कभी कभी बोलते हैं ये सिपाही विद्रोह था, ये बोल सकते हैं एक जन आंदोलन नहीं था, मतलब एक बोल सकते हैं कि ये पूरा देश का विद्रोह नहीं था। इसलिए विद्रोह देखिएगा आपको सारे क्षेत्र में फैल भी नहीं पाया। कुछ जो उत्तर भारत के क्षेत्र थे वहां पर ये विद्रोह ज्यादा फैला था। तो ह्यूसन किसने हत्या की थी? क्योंकि ये क्या उस समय था कि मतलब जो पता चल गया कि हाँ इसमें मिलावट किया जा रहा है, जो कारतूस है वो कारतूस में आपको जो बनाया जा रहा है उसका जो ऊपर का जो बोल सकते हैं कि उसको मुंह से जो निकालने वाला जो होता है कारतूस को, वो परत होता है, वो किससे बनाया जा रहा है? गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जा रहा है। इसको लेकर इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया कि हम नहीं करेंगे, हम ये सब सेना में नहीं लड़ेंगे। तो इनके लिए फिर बहुत सारा अलग से इनको मतलब जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहां पर फिर विद्रोह हुआ, तो उसी में इन्होंने मार गिराया था किसको? बाग को और मेजर ह्यूसन को। उनके लिए इनको फांसी मिला था 8 अप्रैल 1857, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, कुछ और एग्जाम अगर एग्जाम में पूछा जो जानकारी जाता है, जैसे ब्रिटिश अधिकारी की अगर हम बात करें उस समय में,
अगर हम ब्रिटिश का यहाँ पर देखें तो ब्रिटिश में सबसे पहले उस समय के जो वहां पर गवर्नर जनरल था 1857 के समय में, ये पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्या नाम था इसका? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में गवर्नर जनरल था और ये पहला वॉइसरॉय बना था, पहला वॉइसरॉय बना था लॉर्ड कैनिंग। फिर अगर देखें ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उस समय, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वो कौन था? पॉमस्टन था। प्रधानमंत्री कौन था वो? पॉमस्टन। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, पॉमस्टन उसको बोला जाता। प्रधानमंत्री कौन था? पॉमस्टन था। फिर इंग्लैंड की महारानी उस समय कौन थी? विक्टोरिया थी। इंग्लैंड की महारानी कौन थी उस समय में? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। तो ये सब जानकारी आपसे पूछा जाता है। पॉमस्टन लिबरल पार्टी से थे, वहां दो पार्टी चलता है, लिबरल पार्टी आपको थे, रिपब्लिक लिबरल पार्टी से थे वो, आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, इंग्लैंड की महारानी यहाँ पर विक्टोरिया थी। तो ये सब एग्जाम में जो सवाल है ये आपसे पूछे जाते हैं। ये सब सवाल आपको, ये पॉइंट है याद रखना, फैक्चुअल है। देखिए समझ गए आप कहानी, लेकिन अब जितना भी आपको यहाँ पर चीज़ बताया जो फैक्चुअल है वो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, फैक्चुअल है। चलिए, तो ये हमारा था। अगला देखेंगे 10 मई 1857 से क्या हुआ कि मेरठ से ये शुरुआत हुआ। मतलब कुछ सेना जो थे, मंगल पांडे का तो मृत्यु, लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे 10 मई 1857 से यहाँ पर 10 मई, अलग पॉइंट हो गया ये आपका, 10 मई 1857 जो था, तो इस दिन क्या हुआ कि जितने भी 20th मतलब कि 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सेना थे, नेटिव इन्फेंट्री के सेना ने कहा दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सेना ने क्या किया? यहां पर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। जो सेना लोग थे दिल्ली की ओर, जेल वोल तोड़ के सब निकल गए थे, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, मूव किए। और 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर, आप जानते हैं लास्ट मुगल ये आपको शासक हैं बहादुर शाह जफर, जो जफर नाम से उनका बहुत सारा कविता लिखा जाता है, नाम उनका बहादुर शाह द्वितीय था। जफर को हिंदुस्तान का क्या किया? शहंशाह या हिंदुस्तान का जो बादशाह नियुक्त किया गया। हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इतना पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, मतलब कि याद रखना, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो कम से कम इतना पॉइंट आप याद रखेंगे, कारण के बारे में, उस समय प्रारंभ कैसे हुआ और कौन से यहाँ पर मतलब जो इन्फेंट्री थे, कौन से मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, फिर प्रारंभ कैसे हुआ, ब्रिटिश अधिकारी उस समय के कौन थे। तो ये सब कन्फर्मेशन है जो आपसे पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने आज कंप्लीट किया। कुछ सेक्शंस हमारा इसमें और छूटा हुआ, जिसमें हमने बताया था ना क्या चीज़ आपको है जो छूटा हुआ है, दमनकर्ता और नेतृत्वकर्ता, और उसके पतन के कारण, और बहुत सारे जो लेखक हैं उनके बारे उन्होंने कौन सा किताब लिखा है, किताब में क्या क्या जानकारी दी है, वो सारा चीज़ हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तब तक बने रहिए, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।